सभा में मंच पर मेरे विराजमान मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब, नागौर के विधायक खूब रहमान जी, यहाँ पधारे हुए सब मेरे पिता छोटे बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान दोस्तों, आपने मुझे विधानसभा में प्रतिपक्ष का एक जिम्मेदार काम दिया है। राजस्थान की जनता ने 2008 में कांग्रेस को बहुमत देकर सरकार बनाने के अनकरीब पहुंचाया, लेकिन पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला। इस देश में गिरावट कहां से शुरू होती है, इसको आपने पिछले कई वर्षों से देखा है। कांग्रेस ने टीएसपी के 6 विधायकों को हजम किया, कानून के विरुद्ध हजम किया। कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी से जीत के आता है, जब तक उस पार्टी का उसको पूर्णतः विलय करने का अधिकार किसी एमएलए को नहीं है। कानून की धज्जियां उड़ा के किया। कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस दे रखा है कि क्यों नहीं इसकी सदस्यता निलंबित कर दी जाए, लेकिन सबको गाड़ी और ठंडी देकर, लोगों को लालच देकर विधानसभा में अपनी सरकार बना ली। उस सरकार की यही दुर्गति होगी जो लालच के आधार पर या पैसे के आधार पर सरकार चलाता है, वो कभी राजनीतिक प्रकार से नहीं चला सकता। और मैं इस बात के लिए बार बार, क्योंकि आपने मुझे प्रतिपक्ष में भेजा है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सरकार के प्रत्येक कामकाज पर पूरी निगाह रखकर समय समय पर आपके हक के लिए सरकार को सचेत करता हूं। मैं आज इस राजनीति आम सभा में ऐसे कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर पत्रकार भाई यहाँ हों तो मेरी बात को अक्षर तक छाप कर राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास इस बात को पहुंचा दें कि गुलाब चंद कटारिया जब से यात्रा शुरू हुई है अप्रैल 4 से, तब से लेकर मैंने जो सवाल खड़े किए हैं, एक का भी जवाब नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र का तकाजा होता है, जब मैंने कोई विषय आपके बारे में उठाया है तो आपका फर्ज बनता है, सरकार का फर्ज बनता है, मेरे सवालों का जवाब दिया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, तुमने 5 बजट जो राजस्थान के पेश किए हैं, मैं मुल्क के मालिक मुझे भी सावधान करना चाहता हूं कि आखिर ये खजाना है किसका? ये खजाना गुलाब चंद कटारिया का नहीं है, ये खजाना अशोक गहलोत का नहीं है, ये खजाना वसुंधरा जी का नहीं है, ये खजाना मनमोहन सिंह का नहीं है, ये खजाना अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं है, ये लालकृष्ण आडवाणी जी का नहीं है, ये हिंदुस्तान की 120 करोड़ जनता के खून पसीने का टैक्स का पैसा है। ये जो खजाना बनता है, ये जनता जनार्दन, ये सब आपके टैक्स के पैसे से बनता है। और आप जो वोट की पेटी से जिन्हें पैदा करते हो, उनको केवल 5 साल की मुनीमगिरी देते हो। जैसे कोई व्यापारी अपने यहाँ मुनीम रखता है और मुनीम रखने के बाद हर दिवाली पर हिसाब में लाता है। अगर मुनीम ने कमा के दिया तो तनख्वाह बढ़ाता है, और अगर मुनीम ने अंदर ही अंदर टाँका मारा तो काला मुंह करके नौकरी से बाहर निकालता है। मैं मुल्क के मालिक उससे भी यही प्रार्थना करता हूँ, चाहे राज मेरा हो या मेरी पार्टी का हो, चाहे राज कांग्रेस का हो या किसी का भी हो, कम से कम 5 साल बाद इसके चोपड़े को उठाओ। इस चौपड़े में क्या कमाई हुई थी, क्या इसे खर्च किया, क्या राम धन से खर्च हुआ, क्या बजट का ठीक प्रकार से उपयोग हुआ? अगर अच्छा उपयोग किया हो, जनता के लिए किया हो, गरीब के लिए किया हो, बेरोजगारों के लिए किया हो, किसान के लिए किया हो, विकास के लिए किया हो, तो आप दोबारा उसको शाबाशी देकर के फिर दिल्ली और जयपुर भेजो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी बैलेंस शीट में लगता है कि इसके अंदर ही अंदर टाँका मार करके राजस्थान को खोखला कर दिया हो, तो ये जनता तुझे सावधान करना चाहता हूँ। अगर यह स्थिति रही और आंख बंद करके ठोका तो हिंदुस्तान का 65 साल में तो कर्म अपन ने अपने हाथों से बोड़ा है। हम आप कांग्रेस को गालियां देंगे, अब वो हमको बीजेपी को गाली देंगे, इस गाली से कोई अड़ू रखने वाला नहीं है। बीजेपी अपनी राम कथा गाएगा, कांग्रेस अपनी राम कथा गाएगा। ये मुल्क का मालिक, खजाना तेरा, ये देश तेरा है। कम से कम इसको चलाने के लिए तुझे समझ करके चलना पड़ेगा। जो पार्टी ठीक काम करे उसे समर्थन करो, जो पार्टी देश को नुकसान पहुंचाए उसका काला मुंह करके बाहर निकालो। यही लोकतंत्र का तकाजा होता है। लेकिन मेरा देश का दुर्भाग्य है कि जनता इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं, और इसके कारण से देश का सिंहासन ठीक प्रकार से
लूटखोरी का रास्ते से चल पड़ा। राजस्थान का बजट मैं आपके सामने रखता हूँ। राजस्थान का पहला बजट अशोक गहलोत जी ने आकर जो रखा वो 18,000 करोड़ का, दूसरा 24,000 करोड़ का, तीसरा 27,000 करोड़ का, चौथा 36,000 करोड़ का, पांचवा 40,500 करोड़ का। इन सबको आप जोड़ो 1,57,000 करोड़ रुपया का आपने अपने टैक्स का खजाना इस आदमी को सुपुर्द किया। अब इस आदमी से पूछो कि तुमने ये 1,57,000 करोड़ में क्या क्या काम कर लिए, कम से कम ये तो बता दे, कम से कम ये तो लगे कि वास्तव में देने हमारा इतना पैसा। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वसुंधरा राजे को जब पिछला 5 साल मिला था उस समय हमको बजट कितना मिला? पूरा 5 साल की जोड़ के और 50,000 करोड़ रुपया मिला। हमें जो 50,000 करोड़ रुपया मिला उसमें हमने राजस्थान को बीमारू राज्य से निकालकर विकास की श्रेणी में लाकर के 10वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। आपने मांगा पानी चाहिए, हमें आपने पानी दिया। आपने कहा विद्यालय चाहिए, विद्यालय दिया। आपने कहा हमको इस प्रकार की संसाधन चाहिए, हमने हर काम को पूरा किया। एक भी व्यक्ति ऐसा बता दिया राजस्थान का जिसने कुछ मांगा हो सरकार से और सरकार ने नहीं किया। और अभी सरकार से पूछो तुम्हारे पास 1,57,000 करोड़ का बजट होने के बाद राजस्थान में अध्यापक क्यों नहीं लगा, राजस्थान में डॉक्टर क्यों नहीं लगा, राजस्थान में सड़कों के खड्डे क्यों नहीं निकले, राजस्थान में बिजली के खंभे पे करंट क्यों नहीं आया, राजस्थान की जनता को न्याय क्यों नहीं मिला, राजस्थान के गरीब का विकास क्यों नहीं हुआ, राजस्थान का किसान का ख्याल क्यों नहीं रखा। तो ये सरकार हाथ खड़ा कर देती है और ये इसलिए खड़ा करती है। मेरी बात को आप ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करना। मैं आपसे कहता हूँ इस सरकार ने राजस्थान को खोखला कर दिया है। आज की तारीख में जब हम और भैरव सिंह जी 98 का चुनाव हार गए थे, भैरव सिंह जी की सरकार जब चली गई थी, जब भैरव सिंह जी की सरकार चली गई तब चंदनमल जी राजस्थान के वित्त मंत्री बने और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने हमारे खिलाफ एक व्हाइट पेपर इश्यू किया था कि राजस्थान को कर्जे में सर्वोच्च शेखावत ने डुबा दिया। उस समय हमने राजस्थान को कर्जा कितना हुआ था? 24,000 करोड़ का कर्जा हुआ था। उसमें 43 साल का कर्जा था। 52 से लेकर के जो चला था वो हमने 99 में छोड़ा था। उस समय सारा मिलाकर 24,000 करोड़ था। उस 43 साल में हमने कितने साल राज किया? हमने केवल 10 साल राज किया। 5 साल एक बार, 2.5 साल एक बार, 2.5 साल एक बार। 10 साल का कर्जा तो हमारे खाते में, बाकी कांग्रेस के खाते में। ये जो सारा कर्जा था ये केवल 24,000 करोड़ था। और जब हमने अशोक गहलोत को इस व्हाइट पेपर इश्यू किया, हमने इसको सरकार को सुपुर्द की। इसने वापस 2000 आपने देखा होगा 3 में जब हमको सरकार दी उस समय राजस्थान पे कर्जा हो गया था। राजस्थान पे कर्जा हो गया था 54,000 करोड़ रुपया, अर्थात 30,000 करोड़ रुपये का कर्जा राजस्थान को अगर 5 साल में देने का किसी ने कलंक किया वो अशोक गहलोत ने किया। उसके बाद फिर से हमें सरकार मिली, उसके बाद फिर से सरकार हमको मिली 2003 से लेकर आज तक हम रहे, वसुंधरा जी रहे। हमने 23,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। हमने 23,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर 74,000 के कर्जे में जोड़ा है। और आज ये मोल के मालिक राजस्थान पे कर्जा है 1,30,000 करोड़ का, 1,30,000 करोड़ का। इसका मतलब 54,000 करोड़ का कर्जा ले लिया है ना। कर्जे का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। और यही नहीं, अभी तो ये जो जितनी भी बिजली कंपनियां हैं ना ये 60,000 के कर्जे में डूब गई है। ये 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान की 7 करोड़ जनता गरीब पर जो लादा है वो तुमने लादा है। और तुम्हारा बजट में से ये जो मैं आपको बजट बता रहा हूँ 157, इस 157 में से लगभग 45,000 करोड़ रुपया तो कर्जे और ब्याज में चला गया। 40 करोड़ रुपया ऐसा पड़ा रहा जो इसका उपयोग नहीं कर पाता। और केवल इसने 50-55 करोड़ रुपया, 55,000 करोड़ रुपया उपयोग किया। इसे विकास कहाँ से होगा? ऐसा तुम्हारे पास होने के बाद भी मैंने पिछली बार विधानसभा में प्रश्न पूछा था कि जो तुमने 12-13 का बजट बनाया और हमारा अधिवेशन आया था फरवरी में, मैंने कहा जनवरी 31 तक का हिसाब बताओ। तुमने एक साल जो 36,000 करोड़ का जो बजट था तुम्हारा उसमें से कितना खर्चा तुमने किया दिसंबर 31 तक, किसान 31 जनवरी तक? आपको सुनकर हैरानियत होगी। राजस्थान का बजट जो 36,000 करोड़ का था उसमें से 31 जनवरी के दिन जो खर्चा हुआ वो 19,965 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और खाते में कितना बैलेंस बताया? 17,000 करोड़ रुपये का बैलेंस बताया। मतलब तो 10 महीने में 19 और 20,000 करोड़ खर्च करता है और बचे हुए 2 महीने में 17,000 करोड़ रुपए का चूना लगाएगा। ये कमीशन खोरों का धंधा इसीलिए होता है कि सामान को पैक करके डाल देते हैं, सामान खरीद करके डाल देते हैं और उसका कमीशन खा करके चले जाते हैं। विकास की दृष्टि से किसी भी प्रकार से नए काम होता है। ये बहुत बड़ी ठीक मास्ता है। मैं इसे चुनौती दे रहा हूँ हर बार इस बात के लिए
राजस्थान के मुख्यमंत्री, कम से कम तुम इतना ये तो नकल बोलना बंद करो, एक ही मंच पर आ जाओ, तुम्हारे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम अपनी दुकान का सामान लेके आ जाओ। तुमने 55 साल तक राजस्थान में राज किया, तुमने 59 साल तक दिल्ली में राज किया, और हमने केवल 6 साल दिल्ली में राज किया और केवल 12-13 साल राजस्थान में राज किया। तो अपनी सामान को लेकर आ जा और बता कि तुमने 59 साल में दिल्ली में क्या किया और 50-52 साल तक राजस्थान में क्या किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल में क्या काम किया और बाकी भैरव सिंह से लेकर वसुंधरा जी ने क्या काम किया, इसका फैसला हो जाए। ये तो अलग अलग बातें करता है। अरे देश का नेता एक अटल बिहारी वाजपेयी हुआ जिसने देश को स्वाभिमान के साथ खड़ा किया, जिसके बारे में आपको लगता था परमाणु विस्फोट करेंगे ना तो सारी दुनिया नाता छोड़ लेगी। अटल जी के और कितना दबाव हो सकता था अमेरिका का, सारे बड़े बड़े देशों का कि खबरदार अगर तूने अपना विस्फोट किया तो तेरे को जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अटल बिहारी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मैंने जब जनसंघ बनाई थी सबसे प्रस्ताव पास किया था मैं भारत को अणुई शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाऊंगा। और आपने देखा पॉखरण के रण में एक नहीं 4 बम खोलकर दुनिया को ललकार के दे दिया कि ये अणु बम और परमाणु बम ये तेरे पास ही नहीं है, हिंदुस्तान की सेना के पास ही है। अगर इधर हाथ उठा के देखा ना तो दादों को छू करके जला कर फेंक दूंगा। ये स्वाभिमान पैदा करने वाला अगर कोई नेता था अटल बिहारी वाजपेयी था। तुम्हारे खाते में कुछ 59 साल का माल हो तो बताओ तो सही कम से कम। आपने देखा होगा 6 साल प्रधानमंत्री रहता है और एक दिन साल सिरे से घोषणा करता है हिंदुस्तान को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से जोड़ने के लिए एक 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनाऊंगा। और आपने देखा सारे हिंदुस्तान को इधर से इधर जोड़ करके आज जो 4 लेन सड़क पर जब आप बैठ के जाते हो अहमदाबाद तो आपको किशनगढ़ के पास जाते ही गाड़ी में नींद आ जाती है, वो कंडक्टर दिखाता आता उठो ना आता उठो ने अहमदाबाद आ गया। ऐसी बढ़िया सड़कें अगर अटल बिहारी वाजपेयी बना सकता है 6 साल में तो तुम क्यों नहीं बना सकते थे देश के विकास के लिए। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने केवल एक थोड़ी सड़कें नहीं बनाई, हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव को 500 की आबादी के आधार पर यह आधार नहीं दिया कि यहाँ वोट मिला कि नहीं मिला, मेरा एमएलए जीता कि नहीं जीता, यहाँ मेरी सरकार है कि नहीं, इस बात को नहीं छोड़ा उसने कहा नहीं हिंदुस्तान का मैं प्रधानमंत्री हूँ। मैं जब चुनाव लड़ा था तब मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जरूर था, लेकिन जब देश की जनता ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो मैं 120 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री हूँ और इसलिए सबके साथ समानता का व्यवहार किया। ये तो आपका मेरा भाग्य खराब था। अगर एक बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बन जाता वोट तो 7 ही कम पड़े थे, 7 वोट अगर लोकसभा के और मिल जाते और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर अटल बिहारी वाजपेयी बन जाता और नदियां जोड़ देता तो सारी नदियां पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर नदियां जुड़ जाती तो हिंदुस्तान का हमारी ये जमीन ये सोना होकर हिंदुस्तान का किसान मालो माल होकर भी खड़ा हो जाता। मैं हिंदुस्तान के आप किसान भाइयों से अपनी मन की पीड़ा कहना चाहता हूँ। 65 साल हो गया आप लोग खेती करते करते अपने बदन को काला कर डाला, इस तावड़े की लाभ में दुनिया जब पंखे के नीचे जाके दुख हो जाती है। मेरा यह न जाता सूर्य भजन पर इस सूर्य के साथ को बांधता है और काला भजन करता है। धन में दुनिया में जा करके जब अपनी रजाई में घुस जाते हैं तब हिंदुस्तान का मेरा यह न जाता उस ठंड में पानी करता हुआ मिलाई देता है। लेकिन इतने साल 65 साल इस कांग्रेस के राज में तुझे क्या मिला करने का हिसाब तो लगा, तू क्या खाद डालता है, क्या बीज डालता है, कितनी मेहनत डालता है, कितना पैसा लगता है तू जाएगा। और उसके बाद तेरी फसल को जब बेचने जाता है ना तो ज्यादा मंडी में जाकर 1-2 दिन में नीलाम हो जाता है। अरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी है जो नीलाम होकर के कीमत में होती है? केवल हिंदुस्तान का यह जाता है तो 65 साल के बाद भी नीलाम होकर के इसकी कीमत में होती है। एक मुल्क के मालिक जिसे जानना चाहता हूँ, इतने लोग बैठे हैं, ये कपड़ा बनाने वाला मुनाफा लेता है, साबुन बनाने वाला मुनाफा लेता है, अगरबत्ती बनाने वाला मुनाफा लेता है, जूता बनाने वाला मुनाफा लेता है, पगड़ी बनाने वाला मुनाफा लेता है, साबुन बनाने वाला मुनाफा लेता है। हर आदमी मुनाफे का धंधा करता है। चाय बनाने वाला मुनाफा, पान लगाने वाला मुनाफा, बाकी सब मुनाफे में धंधा करता है। ये मुल्क के मालिक तेरा भाव मंडी में नीलामी में से होता है। क्या ये देश है? क्या ये लोकतंत्र है? कोई हमें अपनी फसल का दाम देगा? जब हम पैदा करते हैं तब हमारे प्याज की कीमत 4 रुपये किलो, जब हम पैदा करते हैं तब हमारी आलू की कीमत 4 रुपये किलो, जब हम गेहूं पैदा करते हैं तो 1200 रुपया क्विंटल, और जब हमारे यहाँ से निकल जाता है, हमारे घर से चला जाता है, वही प्याज बड़े बड़े सेठों के गोदाम में छेद हो जाता है, ठंडे घर में जाकर के जम जाता है।
उसके बाद धीरे धीरे 4 का 6 का 8 का 10 का 12 से 14 से 16 वाला जो पसीना बहाता है उसको तो खास चीज का पैसा नहीं मिलता है हिंदुस्तान में 65 साल में, और जब कुछ नहीं कमाता केवल अपनी बाप की पूंजी के आधार पर ठंडे घर में डालता है वो 10 रुपया और 12 रुपया किलो का मुनाफा कमाकर इस मुल्क को खड़ा कर रहा है। और उसके बाद भी कोई बेईमान सरकार को ये सवाल खड़ा क्यों नहीं कर रहा है? एक भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करके खाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगली सरकार चाहे बीजेपी बने चाहे कांग्रेस की बने, उसके सामने एक सवाल रखो, हमें मुनाफे का मूल्य चाहिए, हमें रकम का मूल्य नहीं चाहिए, हमें अपने मुनाफा का मूल्य चाहिए ताकि कम से कम अपने बच्चों को ठीक प्रकार से पालन करें। इस सरकार की दशा देखो आप, इन राजस्थान में शिक्षा का जो बड़ा ढाल बैठा है, देखा मैं ये जो जैन विभाग की आपको यहाँ है, ये तो उनकी जैन के कारण से शिक्षा का थोड़ा बहुत प्रचार हुआ। मैं राजस्थान के इस मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, तुमने राजस्थान में शिक्षा का जो बड़ा ढाल किया, आज की तारीख में राजस्थान में 1,14,000 शिक्षकों के पद आज की तारीख में खाली पड़े, 1,14,000 मास्टरों के पद खाली हैं। व्याख्याता नहीं मिलता है, अंग्रेजी का मिलता तो गणित का नहीं, गणित का मिलता तो कॉमर्स का नहीं, कॉमर्स का मिलता तो अर्थशास्त्र का नहीं, अर्थशास्त्र मिलता है तो विज्ञान का नहीं, विज्ञान का मिलता तो गणित का नहीं। बिना मास्टर के मेरा गरीब का बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूलों में, हर बच्चे का परसेंटेज कहाँ से बनेगा? कौन बनाएगा इस बच्चे का परसेंटेज? है ना, हमारे तो सेकेंडरी स्कूल की ये दशा तुमने करी, 2 मास्टर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा है, और प्राइमरी स्कूल में तो ये दशा है कि वो 84 घंटी बजाता है और 84 ताला बंद करके जाता है। ये तेरी सरकार का नमूना। अरे गरीब के जीवन को सुधारने का एकमात्र कोई रास्ता है, वो शिक्षा है। वो गरीबी में भी अपने बच्चों को पढ़ाता है। मैं गरीबी में पढ़ाऊं और आज आपके सामने भाषण कर रहा हूं, इसका कारण मेरी मां ने ठेके के कपड़े पहन करके भी मुझे पढ़ाया, मुझे वकील बनाया, इसके कारण से आज आपके सामने खड़ा हूं। ये मेरी मां और मेरे पिता की इच्छा होगी। आज ये गरीब का बच्चा जिस सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ मास्टर नहीं है, और मास्टर होने के बाद भी आपने देखा होगा इस सरकार ने अब की बार एक कानून बना दिया, 8वीं की कोई परीक्षा नहीं होगी। बिना 8वीं की परीक्षा के तेरा बच्चा 9वीं में चला जाएगा, क्या बाहर जॉबने के लिए जाएगा? 9वीं पढ़ने के बाद इस बच्चे को न काका का लिखना आता है। अभी आपने देखा होगा ये जो प्रिंसिपल है, जो हमारा मानव संसाधन मंत्री का, इसने राजस्थान का एक सर्वे रिपोर्ट का प्रकाशन किया। वो सर्वे रिपोर्ट क्या है? वो सर्वे रिपोर्ट जो असम ने बनाई थी, उस असम की सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि राजस्थान का 5वीं और 6वीं का बच्चा दूसरी की हिंदी नहीं पढ़ सकता है। राजस्थान का 6वीं और 7वीं का बच्चा गणित का जोड़ भागी और गुणा भाग नहीं जानता है। ये राजस्थान की तूने शिक्षा की दशा करके रखी, और ये क्यों की? मैं अब बताता हूँ आपको, मेरी बात से सावधान हो जाना। अब जो आपके जितने मास्टर लग रहे हैं ना, ये मास्टर अब आरपीएससी से नहीं लगेंगे। आरपीएससी से लगते तो आपका लड़का भी लग जाता अपनी योग्यता से, लेकिन अब योग्यता से आपका बच्चा नहीं लड़ेगा। अब कहते हैं आपका बच्चा मास्टर बनेगा, अब मेरिट के आधार पर बनेगा। अब आपका बच्चा एनडीसी कैसे बनेगा? मेरिट के आधार पर बनेगा, क्योंकि जल्दी है इनको भर्ती करना है। किसी से 50 लाख 2 लाख जो भर्ती करना है वो मेरिट के आधार से। मेरे मुल्क के मालिक, तेरा बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वह मेरिट नहीं आ सकती, क्योंकि न तो उसको पढ़ाने वाला कोई है न उसको नंबर देने वाला। अब मेरिट में कौन लड़का आएगा? जो प्राइवेट स्कूल में टाई लगा के जाता है, जो प्राइवेट स्कूलों में जाकर फीस लेकर पढ़ता है, उस बच्चे को तो 80% नंबर आता है, उस बच्चे का 70% नंबर आता है। तेरे बच्चे का तो 40 और 45% आएगा। अब जब मेरिट बनेगी, तेरा एक बच्चा मास्टर नहीं लगेगा। ये गुलाब शंकर इस राज्य में घोषणा करके जाता है, टुकड़े होकर के रोएगा। और अब तो दुर्भाग्य, ये जो बीएड किए हुए बच्चे यहाँ बैठे होंगे, एसपीसी किए हुए बच्चे बैठे होंगे, बीएड किए हुए बच्चे, बना बोलो नहीं, निश्चय मत हो भैया। ये जो आपका बीएड किया हुआ बच्चा है, एसपीसी किया हुआ बच्चा है, जो लगातार 5 साल से रो रहा है मुझे आज की कल नौकरी मिलेगी, कल नौकरी। आज सरकार ने एक नई घोषणा कर दी, अब 10वीं पास को भी मास्टर बना दिया जाएगा। तो तू तो अपना गोली बिस्तर लेके कुएं में पड़ जा। अब तेरे माँ बाप को तू क्या जवाब देगा? जिसने तुझे बीएड कराई होगी ना, जिस दिन बीएड कराई होगी तेरे बाप ने 2 बीघा जमीन गिरवे रखी होगी, मेरे बच्चे का बीएड में एडमिशन हो गया, और मैं अपना बीएड किया हुआ 4 साल से रो रहा है। लेकिन इस सरकार ने नियम बना दिया, अब 10वीं पास को
को भी मास्टर लगा दिया जाएगा। तो ये आपका एमए पढ़ा हुआ लड़का, ये बीएड किया हुआ बच्चा, ये एससी किया हुआ बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर के रहेगा? आप इसको नक्सली बनाना चाहते हो, इस खाली हाथों को अगर आप नेता बनाना चाहते हो तो बनाओ तुम्हारी गलत नीतियों के आधार पर, कम से कम कहीं तो न्याय हो। लेकिन नेताओं के छोटे भर्ती हो जाएंगे, मेरिट बनाएंगे, वो बनाएंगे, अब ये सारे सिपाही की तत्व भूल जाएंगे, नौकरी में ये लोग लगेंगे और जिसका बापा कोई धसीदोरी नहीं, उसका बच्चा रोता हुआ रह जाएगा। ये सरकार है मजाक। और इस सरकार ने 33 विश्वविद्यालय खोले, कितने 33 विश्वविद्यालय। अरे यार, प्राइमरी स्कूल भी कोई विद्यालय खोलता था ना तो मान्यता के लिए पसीना आता था, 17 बातें पूरी करते थे, सब मान्यता मिलती थी प्राइमरी स्कूल की और मिडिल स्कूल की। अब तो विश्वविद्यालय आपके बाजार में बिक रहे हैं। ये जितने गन्ना चेते हैं ना, इन्होंने सबसे फैक्ट्रियां बंद कर दी है। आजकल ये नई फैक्ट्री में आ गए हैं। ये स्कूल के मंदिर है ना, ये शिक्षा के मंदिर है, ये विश्वविद्यालय है। 15 करोड़ में विश्वविद्यालय बनता है, बिल्डिंग बनती है, 2 करोड़ सरकार को जमा हो जाते हैं, एक जमीन का टुकड़ा ले लेता है और वो शुरू कर देता है, और उसके बाद वो कोर्ट चलाता है जिसमें ज्यादा तनख्वाह और ज्यादा पैसा वसूल हो। एक मुल्क के मालिक जैसे मैंने अपनी दर्द भरी कहानी कहना चाहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ, इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों के जितने डॉक्टर और पीएचडी की डिग्री करके आए हैं, इनके लिस्ट पब्लिश करो, किस व्यक्ति ने पीएचडी की हुई है। ये सब फर्जी पीएचडी है, ये सारे फर्जी पीएचडी है। जब जाएंगे तो ये प्रोफेसर ये बनेंगे, रीडर ये बनेगा। मेरा जो बच्चा सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़कर आया है, उसको बाबरे को 5-5 वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के उसकी पीएचडी होती है। और बिना पीएचडी के ना लेक्चर बन सकता है, ना कुछ बन सकता है। ये 2-2 लाख और 3-3 लाख में पीएचडी के डिग्रियां बिक रही है इस देश में और प्रदेश में। ऐसी शिक्षा की हालत इस सरकार ने लाकर खड़ी की है। इसके बारे में कौन जवाब देगा, कौन इस समस्या का समाधान करेगा? मेरी बहुत कठोर, मेरे मन में इतनी पीड़ा है कि मैं राजस्थान की विधानसभा में जब बोलता हूँ तो कई बार मन भर जाता है कि आगे मैं किसके सामने जाके अपने सब की कहानी को मैं किस जनता को बताऊं। राजस्थान को जिस प्रकार की सरकार चल रही है, आपने देखा होगा नरेगा के माध्यम से राजस्थान हिंदुस्तान का टॉप राज्य नंबर 1 का। हमने नरेगा में 8 और 9 के साल में आंकड़ा देता हूं आपको, 8 और 9 और नरेगा में हमने 4,126 करोड़ रुपया है ना मजदूरी में लोगों को दिया, लोगों को मजदूरी में दिया था। और इस सरकार ने अभी 12-13 में मजदूरी के पेटे कितना पैसा दिया? मात्र 1500 करोड़ रुपया। कहाँ 4,100 करोड़ रुपया, 4100 करोड़ रुपया, और कहाँ 1500 करोड़ रुपया। 1/3 मजदूरी आ गई। और सामान से मिलाकर 8 और 9 में हमने 6,100 करोड़ रुपया है ना खर्च किया था इसका। और तुमने कितना खर्च किया? मात्र 2,000 करोड़ रुपया। हमने कितने लोगों को मजदूरी दी? 8 और 9 में 67 लाख लोगों को मजदूरी दी। तुमने कितनी मजदूरी दी इस साल में? तुमने 15 लाख लोगों को मजदूरी दी। तुम ये बताओ मुझे, तुमने 2 दिन की मजदूरी कितने लोगों को दी? हमने 26 लाख लोगों को 8-9 में 2 दिन की मजदूरी दी। और तुमने मजदूरी दी 1,03,000 लोगों को। तुम्हारे पास पैसा पड़ा है, केंद्र सरकार का पैसा है, लेकिन तुम काम नहीं करना चाहते। न गरीब को मजदूरी मिलती है। हमारे टाइम पर जो औसत मजदूरी मिली वो 74 रुपया मिली थी, 74 रुपया 8 और 9 में। एवरेज जो निकाला वो 74 रुपया। आज कांग्रेस के राज में है ना एवरेज मजदूरी क्या है? मैं अशोक गहलोत मुझे चुनौती देता हूँ, अगर तेरी हिम्मत है तो मेरे एक आंकड़े को काट करके बता दे कि गुलाब की कटारिया यहाँ आंकड़ा गलत बोल करके चले। आज की तारीख में मजदूरी कितनी मिल रही है? औसत मजदूरी 33 रुपया है राजस्थान की मजदूरी, 33 रुपया मजदूरी है। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आज कानून बन गया आपका कानून बन गया 166 रुपया की मजदूरी आपको मिनिमम देनी पड़ेगी। सरकार शोषण कर रही है आज की तारीख में। और इस शोषण का भी एक अजीब नमूना जो मैं एक अनुभव करता हूँ, राजस्थान में हजारों नहीं, अब तो आधी शिक्षा कौन करता है? प्राइवेट शिक्षक करता है। प्राइवेट स्कूल करते हैं आधी शिक्षा को, और आधी सरकारी स्कूल करते हैं। जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उसके आधे बच्चे आज की तारीख में वो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। उस प्राइवेट स्कूल के अंदर जाकर के देखो, उसमें जो मास्टरी है, मेरी बच्ची और आपकी बच्ची, आपका जो बच्चा अध्यापक वहां बना है, उसकी तनख्वाह क्या मिलती है? 1500 से 1800 रुपये, 1500 से 18 से 2000 से लेकर 2200 रुपये। तो क्या ये भाग्य निर्धाता जो अध्यापक का काम कर रहा है वो 1500, 1800, 2200, 2500 में नौकरी कर रहा है, और जो मजदूरी करता है उसको 166 रुपया रोज के हिसाब से ऐसा 4,500 का मिलता है। तो मेरा ये भाग्य विधाता, ये एमए बीएड किया हुआ बच्चा ऐसे घुट-घुट करके रो रही है जिसकी कहानी को कोई सुनने को तैयार नहीं, जिसकी कहानी को अरे आपको और भी हैरानियत होगी। राजस्थान के जितने विश्वविद्यालय
जितने विश्वविद्यालय ये प्राइवेट विश्वविद्यालय चल रहे हैं, इसमें प्रोफेसर का लेक्चरर का तनख्वाह पूछो 8,000 से लेकर के 16,000 के बीच में, ये सारे के सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय में आपका बच्चा नौकरी कर रहा है। 8,000 से लेकर 16,000 में आपका बच्चा मार रहा है। और हमारे यहाँ कर रहे की मास्टर की संख्या क्या है? 18,000 रुपया है। मेरा पढ़ा लिखा बच्चा 8,000 से 12,000 में इन प्राइवेट स्कूलों में नौकरी कर रहा है। एक सरकार से सावधान करना चाहता हूँ, ये जो लाखों बच्चे बच्ची प्राइवेट स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं, इन बच्चों की कम से कम तुम सैलरी प्रोटेक्ट करो। अगर एक मजदूर की सैलरी प्रोटेक्ट कर सकते हो और मजदूर को तुम उसका मिनिमम वेज दे सकते हो, तो मेरे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बच्ची का तुम क्यों नहीं तय कर सकते हो? कम से कम प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाएगा मिनिमम 4,000 का मिलेगा, मिडिल में पढ़ाएगा 6 बढ़ेगा। अब तो दुर्भाग्य है, राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाला मेरा बच्चा 8,000 और 10,000 की तनख्वाह लेकर छटकार करके घर आ रहा है। उसको जाने की कोई जगह नहीं, मजबूरी है उसकी, और उसके कारण से राजस्थान की दुर्गति की है। मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, मुझे इसलिए क्योंकि वसुंधरा जी आने वाली है, मैं आज की तारीख में 302 का मुल्जिम आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे पर सीबीआई ने एक केस लगाया, और कितने साल बाद लगाया? 8.5 साल बाद। और किस बात का? मैंने षड्यंत्र किया। अरे भले आदमी षड्यंत्र पहले होता है, एक्शन बाद में होता है। ये 8.5 साल पहले वाला केस है, मुझे आपने कैसे लाकर फंसा दिया? लेकिन कोई बात नहीं, मैं न्यायालय में जाऊंगा, वहां से अपने हक को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। लेकिन राजनीति का ये गिरता हुआ सब ये देख करके कि वसुंधरा और बुढ़ापन कटारिया दोनों मिलकर के जब से 4 तारीख से और 4 बजा के जब से चले हैं, और जनता का समर्थन जिस ढंग से मिल रहा है, जिस ढंग से राजस्थान में वातावरण उठ रहा है, और उसके कारण से कांग्रेस की नैया जगमगाने लग गई। तब जाकर के षड्यंत्र रचा गया ताकि इस टोली को कैसे तोड़ा जाए, इस टोली को कैसे तोड़ा जाए। और इसलिए मेरे पर एक ऐसा मुकदमा जो सामान्य मुकदमा नहीं है, 302 का मुल्जिम का मतलब इसकी कोई जमानत नहीं होती है। बंदों में आपके बीच में तो जा रहा हूँ, लेकिन 4 तारीख को पेशी पे जाऊंगा, हो सकता है मैं जेल के शीशों में डाल दिया जाऊँ, कोई चिंता नहीं। पर मैं सत्य की खींच करके ही आपके सामने आकर के खड़ा होऊंगा कि गुलाब चंद कटारिया का कोई पैदा नहीं जो एक भाई का भी झूठा इल्जाम लगा सके, कोई छोटी सी भी गलती इसकी निकाल सके। और जिस दिन ये साबित हो जाएगा कि मैं 302 का मुल्जिम हूँ, उस दिन मुझे राजस्थान की धरती में जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा। मैं जीने लायक आदमी नहीं दे दूंगा। लेकिन राजनीति का इतना घटियापन, राजनीतिक फेसला का इतना घटियापन आया, और राजनीति को इस स्तर पर ले जाना, फिर कांग्रेस और सीबीआई जैसे कोई कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनकर खड़ा हो गया। आपने देखा होगा संपूर्ण देश का राज जो चल रहा है, दिल्ली में जो सरकार मनमोहन सिंह की चल रही है, वो सीबीआई के भरोसे चल रही है। जब कभी भी मायापुर उठपटांग बोलती है तो उसको सीबीआई का साथ दिखाते हैं, सीबीआई वो चुप होकर के बैठ जाती है। कभी मुलायम सिंह कुछ बोलने का कोशिश करता है, उसको सीबीआई का चस्ता दिखाया जाता है। कभी आपने देखा होगा करुणानिधि थोड़ा बोलने लगा तो उसको उसके लड़के को सीबीआई दिखाती, कभी जगन को दिखाते थे सीबीआई, कभी ममता को दिखाते थे सीबीआई। जिसको देखो उसको सीबीआई, ताकि तुमको जेल में डाल देंगे। और इसके कारण से हिंदुस्तान के इससे कमजोर राजनेता है जो सीबीआई के डर के आधार पर केंद्र की सरकार का समर्थन कर रहे हैं। एक मनमोहन सिंह तेरी सरकार अगर चल रही है दिल्ली में, वो सीबीआई के भरोसे चल रही है, बहुमत के भरोसे नहीं चल रही है। तेरे पास बहुमत है कहाँ, ये तो बता। बहुमत है नहीं, लेकिन सीबीआई के भरोसे से तू कभी इसका वोट देता है, कभी इसका वोट देता है, कभी इधर बहुमत बनाता है, कभी इधर बहुमत बनाता है। और अब तो इस घटिया बन चला गया कि गुलाब चंद कटारिया 302 का मुल्जिम, षड्यंत्र करने वाला मुल्जिम 8.5 साल के बाद 8.5 साल के बाद बना। फिर ये तो न्यायालय जो फैसला करेगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन एक मुल्क के मालिक, तुझे ये सावधान करना चाहता हूँ, अगर गुलाब चंद कटारिया को बचाया जा सकता है, आपकी और मेरी तो औकात क्या है? हमको तो जब चाहेगा तब पुलिस के अंदर ठोक देगा। ये सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सचेत होना चाहिए। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 18-19 महीने का सारा इमरजेंसी का वो हुआ, जिसका कोई अंत नहीं था, उसमें भी घंटा लगा करके बाहर निकल करके आए। तो ये क्या चीज होती है जो हमको रोक सकेगी और हमको रोक सकेगी? इसमें क्या हिम्मत है जो हमको रोकने का साहस करेगी? लेकिन कोई बात नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री, हम इधर जा रहे हैं थोड़ा संघर्ष यात्रा को लेकर, वो जा रहा है संदेश यात्रा। किस बात का संदेश दे रहा था ये तो बता। ये तो पंजाब में क्या संदेश देना चाहता? ये संदेश देना चाहता कि राजस्थान में तेने 5 बजट घोषित किए, उन 5 बजट में जो तेने
लिखा है अक्षर, वो मैंने पढ़कर तुझे विधानसभा में सुनाया। तुमने पहले बजट में कितने लोग पटवारी भर्ती करूंगा, कितने कांस्टेबल भर्ती करूंगा, कितने मास्टर भर्ती करूंगा, कितने डॉक्टर भर्ती करूंगा, कितने इंजीनियर भर्ती करूंगा, मैंने 500 साल की टोटल मिलाई और मिलाकर के मैंने प्रश्न पूछा कि आप बताओ, सरकार ने अपने बजट में की जो घोषणा की थी उसमें कितने लोगों को नौकरी देने के लिए कहा था। उन्होंने सारी जोड़ करके मेरे प्रश्न के जवाब में किया कि 4,500 लोगों की वैकेंसी हमने विभिन्न बजटों में घोषणा की। मैंने दूसरा प्रश्न किया, इसके विरुद्ध में तुमने 4-4.5 साल में अब तक सरकारी कर्मचारियों की भर्ती जो तुमने की है वो कितनी की है, उसकी पूरी सूची बनकर आई और वो सूची कितनी थी? 54,000। 4,500 लोगों की वैकेंसी और वो जो भर्ती की बात उन्होंने बजट में कही उसके अगेंस्ट में भर्ती कितना किया? केवल 54,000। और आपको तीसरा प्रश्न और सुन करके आश्चर्य होगा कि राजस्थान की सरकार है, इसको सरकार कहते हैं। मैंने पूछा रिटायरमेंट से कितने पद खाली हुए इन 4 सालों में? आपको फिगर सुन करके आश्चर्य होगा, 48,000 लोग सेवानिवृत्त होकर अपने घर चले गए। तो मैंने भर्ती तो 6,000 लोग किया। 4 लाख के अगेंस्ट में केवल 6,000 लोगों को भर्ती करे। इस भारत के सामने तूने तो अंधेरा खड़ा किया है और इसको ठुकर ठुकर मार करके जिस में खड़ा किया ना, ये तेरी सफलता है। ये बड़ी जीत मानता है कि मैंने इतनी बिजली पैदा कर दी, इतनी बेटियां पैदा कर दी। मैंने 50% बजट, 48% बजट मैंने बिजली पे रखा। मैं आज आपके सामने इस मंच से मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूँ। मैंने कहा तू जब से आया है 2008 से लेकर दिसंबर से लेकर अब तक, अगर तेरी सरकार आने के बाद 1 यूनिट बिजली देने अगर कहीं पैदा की हो, उस कारखाने का नाम बता मुझे जो पहले कारखाने से पैदा किया।